तो ये कहना कि हमेशा ही एक स्पीड पे देश बढ़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं। जो हम जैसे कहते हैं और हमने किताबों में पढ़ा है कि हर इंसान के अंदर देव तत्व भी होता है, दानव तत्व भी होता है। इस विषय पे नहीं, आई डू नॉट एग्री कि हमें बुरा देखना ही नहीं, हमें बुरा देखना है, क्योंकि जो है उसी देखना है। मैं कहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अव्वल तरीके से करें। नमस्कार साथियों, कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं, और सोचते किन शब्दों से हैं उनका बहुत महत्व होता है। शब्द ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का आप जितना ज्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपका जीवन हो जाएगा। तो शब्दों की ऊर्जा के बारे में आज बात शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि खूबसूरत बातचीत में आप शामिल होना चाहते हैं और ऐसी दूसरी बातचीत में, तो यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी बातचीत आप तक समय पर पहुंच जाएगी। शब्दों की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो एक शब्द जो बड़ा ही प्रचलित हो रहा है आजकल, जिसे कहते हैं वैली ऑफ वर्ड्स। सो वैली ऑफ वर्ड्स किसने शुरू की, क्योंकि वहां से शुरू करेंगे। आज की बातचीत हम करने जा रहे हैं पूर्व आईएएस डॉक्टर संजीव चोपड़ा के साथ, जो एक अच्छे ऑफिसर रहे हैं। नेशनल लेवल पे ये कहा जाता है कि अगर देश के ऑनेस्ट ऑफिसर्स की बात की जाए तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा नाम आपका आता है। तो ऐसे ही डॉक्टर संजीव चोपड़ा जो एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स के संयोजक भी हैं। तो सबसे पहले उनसे जानेंगे शब्दों की ऊर्जा के क्या मायने हैं और इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के बारे में आपने कब सोचा। बिल्कुल। शब्द ही तो मनुष्य को बनाते हैं, क्योंकि बाकी जितनी हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो तो हमें और बाकियों में कोई फर्क नहीं है। इट इज ओनली लैंग्वेज। शब्द ही हमें डिफाइन करते हैं, बिकॉज शब्दों के बगैर तो इंसान का जीवन बड़ा बड़ा कठिन सा हो जाएगा, बड़ा नीरस हो जाएगा। और शब्दों के साथ तो मेरा बचपन से ही संबंध रहा है। किताबें तो बचपन से ही पसंद आती रही। हुआ ये था कि जब 2016-17 जब हमने शुरू किया था वैली ऑफ वर्ड्स देहरादून में, तब तक देखिए पूरे जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं हमारे देश में वो 15-20 साल पुराने ही हैं। क्योंकि जब तक एक सोसाइटी एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं पहुंचती, तब तक लिटरेचर फेस्टिवल्स होते नहीं। 2000 के बाद से हमारे देश में काफ़ी लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुए, जिसमें ऑथर्स का संबंध रीडर्स के साथ डायरेक्ट रूप से होना शुरू हुआ। तो काफ़ी लिटरेचर फेस्टिवल्स मैंने अटेंड किए, और उन सब में बहुत अच्छा काम हो रहा था उनमें। लेकिन मुझे लगा कि शायद एक ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल की भी ज़रूरत है जो नए ऑथर्स को, नई प्रतिभाओं को, और जो समकालीन किताबें जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुई उनके बारे में बातचीत हो। एक और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जो हमारे लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं उनमें टोटल फोकस जो है वो अंग्रेजी ज़ुबान पे है, और ये फैक्ट है कि अंग्रेजी में बहुत किताबें लिखी जा रही हैं। मैं भी अंग्रेजी में ही लिखता हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि एक पूरा वर्ल्ड है, एक पूरी दुनिया है जो हिंदी में है, एक पूरी दुनिया है जो ट्रांसलेशंस की दुनिया में है, एक पूरी दुनिया है जो बच्चों की किताबों पे है, एक पूरी दुनिया है जो यंग एडल्ट राइटिंग के ऊपर है, और इनको कभी कभी मेन स्ट्रीम लिटरेचर फेस्टिवल में जगह नहीं मिल रही। और दूसरा मैंने देखा कि लिटरेचर फेस्टिवल्स में थोड़ा एक अनअफोर्डेबल सा होता जा रहा था। तो आई वांटेड, हमारी इच्छा थी कि हम देहरादून में एक ओपन एक्सेस लिटरेचर फेस्टिवल करें जिसमें यूथ की बहुत इन्वॉल्वमेंट हो। तो हमारा जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैसेज जो हम देते हैं वो ये कि वी आर एन इंटरजेनरेशनल डायलॉग। इंटरजेनरेशनल डायलॉग नंबर 1। नंबर 2, ओपन एक्सेस, फ्री टू एवरीवन। नंबर 3 इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग। देखिए, लिसन और साइलेंट अपने आप में एनाग्राम है। वही वही शब्द जो हैं, वही शब्द SILENT से साइलेंट भी बनता है, और इन्हीं अल्फ़ाबेट से लिसन भी बनता है। और ये अपने आप में बड़ा एक मज़ेदार सा सीन है। देखिए, 26 अल्फ़ाबेट्स अंग्रेजी के, 35 अल्फ़ाबेट पंजाबी के, और करीब 40 स्वर और व्यंजन हिंदी के, लेकिन इनके अंदर कितनी बड़ी दुनिया छिपी रहती है। और ये एक इनफाइनाइट है, बिकॉज आज हम कह सकते हैं कि आज की डेट में इंग्लिश में इतने शब्द हैं। इस पर भी कंट्रोवर्सी है, कोई कहता है कि 2 लाख हैं, कोई कहता है 16 लाख हैं, कोई कहता है 10 लाख शब्द हैं। लेकिन जितने भी हैं इनफाइनाइट तो हैं, क्योंकि जो शब्द आज से 100 साल पहले बोले जा रहे थे उनसे आज कहीं ज़्यादा शब्द हमारी वोकैबुलरी में है।
और जो जो भाषा अपने अंदर नए नए शब्दों का और नई नई इमोजीज का, नए नए तरीकों को एक्सप्रेस करने की अपने आप में एक क्षमता रखती है, वही भाषाएं आगे ग्रो करती हैं। और मुझे बड़ा बहुत खुशी होती है कि अब हिंदी ने फाइनली अपनी वो तंगदिली छोड़ी और हिंदी ने अब बहुत सारी भाषाओं को अडॉप्ट करना शुरू किया। जैसे हम बाबी बात करें, अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट, एक्सेप्ट, अडॉप्ट, ये जो चीज़ें हैं, ये आज से करीब 20 साल पहले एक बड़ी तंगदिली थी कि हम हर शब्द के लिए उसका एक इक्विवेलेंट ढूंढते इक्विवेलेंट थे। ढूंढेंगे। और अब ये जो एक नया ट्रेंड जो आ रहा है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि इसी तरह आंगुल भाषा की ग्रोथ इसी तरह तो हुई कि आंगुल भाषा ने शैम्पू अडॉप्ट किया, बाजार अडॉप्ट किया, मंदिर अडॉप्ट किया। तो कैसे अडॉप्ट किया? इसी तरह से। और जो हमारा पूरा एफर्ट यही रहता है कि ऐसे ऐसी प्रतिभाएं हमारे साथ आए जिनको नॉर्मली मेन स्ट्रीम में, ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम ऑथर्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ट्रांसलेशन, ये ऐसी विधा है। अब भारत में 22 तो हमारी भाषाएं जो हमारे शेड्यूल में ही हैं, लेकिन उसके अलावा इतनी बोलियां हैं, इतने जौनसारी है, गढ़वाली है, नेपाली तो खैर शेड्यूल्ड भाषा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बोलियां, जैसे पिछले साल एक मैथिल की एक हाँ। किताब आई थी हमारे पास, वो 1928 में लिखी गई और करीब 100 साल बाद उसका ट्रांसलेशन हुई। तो ये सब चीज़ें आती रहती, तो ये अच्छा रहता है। कोई किताब लिखी गई थी किसी टाइम में, उसका अनुवाद अब आता है तो वो भी आ जाती है फेस्टिवल में। तो एक लिटरेचर फेस्टिवल, और इसमें दिस इज ऑल्सो लिटरेचर एंड आर्ट्स, इसके साथ साथ नाट्य है, इसके साथ साथ नृत्य है, इसके साथ साथ एग्जीबिशंस हैं, ऐसी कई विधाएं हैं। जैसे फिलैटली है, अब फिलैटली लुप्त होती जा रही है क्योंकि हाँ। अब होनी ही है, क्योंकि अब तो पोस्ट ऑफिस तो कम ही लोग जाते हैं। और आमतौर पे हमारे टाइम में तो हमने पोस्ट ऑफिस देखे हैं, स्टैम्प्स भी कलेक्ट किए हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिनको बारे में आज की जनरेशन तक वो पहुंचेगी तो दे बिकम वेरी फैसिनेटेड विद दिस। अभी मेरे एक मित्र ने जितनी गोल्डन टेम्पल पे, दरबार साहब अमृतसर पे, जितनी स्टैम्प्स ना केवल भारत में लेकिन दुनिया भर में जो स्टैम्प्स आई हैं गोल्डन टेम्पल पे, उनकी एक एग्जीबिशन बनाई है। महात्मा गांधी पे बहुत देशों ने उन पे स्टैम्प निकाली है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, तो कई चीज़ें हैं जिसपे ऊपर हम एग्जीबिशंस करते रहते हैं, डिस्कशंस करते रहते हैं। तो यदि किसी का किताब लिखने का मन है और सोच रहे हैं कि मेरी किताब कौन पढ़ेगा, कहाँ जाएगी, तो एक ऐसा लिटरेचर फेस्टिवल है जहाँ पे नए लेखकों को किताबें कंसीडर की जाती हैं। तो लिखने का अगर मन है तो लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई चीजें जिंदगी में जब करनी होती हैं, जब मन में आती हैं तब कर लेनी होती हैं, वरना फिर समय निकल जाता है। यदि लिखने का मन नहीं है और नए लोगों को पढ़ने का मन है तो भी आप वैल्यू ऑफ वर्ड से जुड़ सकते हैं। और हम चूंकि शब्दों की बात कर रहे हैं आज, तो आपने एक शब्द की बात की साइलेंट, एक शब्द की बात की लिसनिंग। जिंदगी में बोलना जितना जरूरी होता है साथियों, सुनना उससे ज्यादा जरूरी होता है। यदि सुनने की कला आपको आ गई तो सही बात करने की कला अपने आप आ जाती है, क्योंकि जितना आप अच्छा सुनते हैं आपकी भाषा अपने आप समृद्ध होते जाती है। भाषा की बात को, शब्दों की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं संजीव भाई साहब से बात करना चाहूंगी। एज ए ऑफिसर आपने पूरे देश को देखा है, तो जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मैंने जो अपनी किताब का टाइटल दिया था उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। इसका नाम है वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत। ये इसलिए यूज किया था कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे पास प्रांतें थी, प्रोविंसेस थी। हमारे पास 11 प्रोविंसेस थी और 562 रियासतें थी। तो ये जो रियासतों, जो हमारी 562 रियासतें थी, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, आप तो यहीं से हैं, मध्य प्रदेश में तो कितनी थी, फिर हर जगह हमारे देश में रियासतें। तो जो अंग्रेज हमारे पास छोड़ के गए, वो हमारे पास छोड़ के गए थे प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। जैसे यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, राइट? तो वो प्रोविंसेस छोड़ के गए थे और 562 राज्य थे। उसके बाद में जब देश 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश एक गणतंत्र बना, एक रिपब्लिक बना। जब देश रिपब्लिक बना तो उस समय राज्य बने, उस समय स्टेट्स बनी। और जो स्टेट्स जब बनी तो इन स्टेट्स का जो आधार था वो बहुत मायनों में लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना। और बाद में जो हमारे देश के जो बाकी राज्य भी बने, उनका जो मूलभूत जो जो कारण था स्टेट्स की रिऑर्गेनाइजेशन का, वो था भाषा।
तो इसलिए मैंने अपनी पुस्तक को कहा कि वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, की भारत के नए राज्यों की कहानी। ये कहानी है भारत के राज्यों की, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की, ये कहानी है उड़ीसा की, ये कहानी है पंजाब की, ये कहानी है हिमाचल की, ये कहानी है सिक्किम की। तो इसलिए मैंने शब्द किया वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, हम भारत के राज्यों के लोग, क्योंकि उससे पहले हम प्रोविंसेस के लोग थे, हम किसी राजा के राजा के साथ जुड़े हुए। इसलिए इस डिस्टिंक्शन को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये टाइटल यूज किया। अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर, आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है जिससे हम गर्व से कह सकें हम भारत के लोग? देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश के लिए या किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी इंसान के लिए एक, जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो कभी आगे बढ़ते हैं, कभी थोड़ा सा उसमें पॉज होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना कि हमेशा ही एक स्पीड पे देश बढ़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। हर समय, हर 2 4 5 साल में चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हम जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करने में थोड़ा समय लगता है। मुझे तो लगता है कि अब भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आज से 20 साल पहले भी हमें बड़ा गर्व था कि हम भारतीय हैं, अब और भी ज्यादा गर्व है। और ये जो गर्व का विषय है, इसमें हमें ये बात का भी एहसास होना चाहिए कि हमारी खामियां कहाँ कहाँ, हमारी गलतियां कहाँ हैं। वी आर नॉट द मोस्ट परफेक्ट नेशन। इनफैक्ट कोई भी परफेक्ट Nobody is नेशन perfect. है ही No नहीं। nation is अभी perfect. भी हमारे देश में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन ये सब डिफिकल्टीज हर जगह है। अब कौन सा देश कह सकता है कि वहां पे करप्शन नहीं है, कौन सा देश कह सकता है कि हमारे पे बिल्कुल ही, लेकिन डिग्रीज का फर्क है, डिग्रीज का फर्क है। कुछ समाज, कुछ सोसाइटीज ज्यादा प्रोग्रेस कर लेती हैं, और जो ये जैसे जैसे देश इवॉल्व होता है वैसे वैसे सिस्टम सेट होते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि बहुत करप्शन है, बहुत, मुझे तो ये लगता है कि आज की डेट में देश आज से 30 साल पहले से कम करप्ट है। जब आप, खैर आप तो मेरे से बहुत छोटी हैं, लेकिन तब भी पता था हर एक को कि ब्लैक मनी क्या है, क्योंकि चीनी, आटा, दाल, चावल, वेस्पा स्कूटर, मारुति कार, हर चीज का जो रियल रेट था और जो डिक्लेयर्ड प्राइस थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मारुति कार जब आई थी तो 40,000 की ऑफिशियल प्राइस थी, 80,000 में आप उसको बेच सकते थे। 4 साल मारुति कार यूज करके फिर आप उसी रेट पे उसको बेच सकते थे। ये क्यों था? ये था इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस की वजह से। जैसे जैसे देशों में, किसी भी समाज में शॉर्टेजेस कम होती हैं और प्लेंटी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो मिसमैच है, ये मिसमैच कम होता है। दूसरा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, अब इसके दो व्यूज हैं। एक तो सिनिकल व्यू है कि कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो एक मेरा जो मानना वो ये है कि देखिए, टेक्नोलॉजी के आने से, पॉलिसी के चेंज होने से बहुत सारी चीज़ों में सुविधा आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो जिनको हम बहुत करप्ट कह सकते थे, वो चीज़ों का सोल्यूशन निकलेगा। आई डू नॉट थिंक कि वी कैन नॉट ओवरकम इट, वी विल बी एबल टू ओवरकम इट, इट विल टेक टाइम, लेकिन हम ट्रैक पे हैं। क्यों आपने कहा कि 30 साल पहले जो करप्शन था उससे अभी तो स्थितियां कम है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जहां चीजों को छुपाना इतना आसान नहीं रह गया है। और हमारी सोच अभी उल्टी है, हम सोचते हैं कि करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या सिस्टम में चेंजेस किए जा सकते हैं कि हम इसकी संभावना कम कर दें? देखिए, अब बड़ी सिंपल चीज़ है। जैसे अब प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जैसे चाहे वो एनटीए पे हुई या नीट एग्जाम पे हुई या अभी यूपीएससी में वो केस आया, तो ये तो होगा, मतलब ये तो खामियां तो हर सिस्टम में निकलेंगी ही। लेकिन अब एक केस से, एक यूपीएससी में एक फ्लॉ पकड़ा तो पूरे यूपीएससी को कंडेम कर देना तो बिल्कुल गलत है। गलत। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, वो जो जो नीट एग्जाम हुआ उसमें हो सकता है 2 या 3 जगह में पेपर लीक की संभावना है, लेकिन एक इतने बड़े एग्जामिनेशन को कंडेम कर देना वो भी गलत है। जितना कॉन्फिडेंस है, जितना फेथ होना चाहिए अपने सिस्टम पे, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बार बार हमें उस सिस्टम ने वो नहीं दिया जो हम चाहते थे। अब जब वो सिस्टम ठीक भी हो रहा है तो हम रिकनसाइल नहीं कर पा रहे कि सिस्टम ठीक हो रहा है। बार बार हमें इतनी बार बार चोट लगी है, बार बार हमें सिस्टम इज नॉट लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस, तो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, लगता है कि शायद ये ठीक नहीं हो सकता। बट द फैक्ट इज कि आगे जिस, आप बताइए, आगे जिस तरीके से चीटिंग होती थी, जिस
डंके की चोट पे लोग चीटिंग करते हैं, चीटिंग नहीं है, और करोगे भी चीटिंग तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको एडमिशन तो मिलेगी नहीं, एडमिशन तो CUET के बेसिस पे होगी, आप जितनी मर्जी चीटिंग कर लीजिए आगे। अब देखिए क्या होता है कि हर चीज में डिस्टॉर्शन होती है। अब जब हमारे देश में इतने बोर्ड्स हैं और इतनी भाषाएं हैं, तो नेचुरली हर बोर्ड चाहता था कि मेरे सबसे बच्चों आगे को दिखे। आगे निकले आगे निकले आगे निकले, तो ग्रेड इन्फ्लेशन हुआ। मतलब देखते ही देखते जब अपनी 11th पास की थी तो 82 या 83% थे, और पंजाब में टॉप 20 रैंक थी। तो आज तो 80% पे लोग रोते हैं, वो कहते हैं क्या होगा 80% पे, बिकॉज 90% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं। तो ये थोड़ी है कि मतलब हमारे टाइम में अच्छे नहीं थे, ब्राइट नहीं थे, लेकिन अब ग्रेड इन्फ्लेशन हो गया। उस ग्रेड इन्फ्लेशन को सेटल करने के लिए अब ये CUET आ गया, अब ये UPSC आ गया, बाकी चीजें आ गई, OMR एग्जाम होना शुरू हो गया। तो वी हैव टू सी कि देखिए प्रॉब्लम तब होती है अगर कोई चैलेंज हो और हम उस चैलेंज को कहें कि ये चैलेंज ही नहीं, दैट इज वन बिगेस्ट, काम ही ना करें। काम ही ना करें। अब हमारे देश में जो पॉजिटिव चीज है, प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट किया, प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अब चाहे वो OMR शीट्स के माध्यम से हो, चाहे वो रैंडमाइजेशन ऑफ एग्जाम्स के माध्यम से हो, चाहे वो अभी जो बच्चों ने अभी जो 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 अभी NTA जो नेशनल एग्जाम जो होता है टीचर्स के लिए, नेट एग्जाम, उसमें इस बार जो लड़के थे जिन्होंने कड़ा पहन रखा था उसके ऊपर भी टेप किया, जिन लड़कियों ने ये बालियां पहन रखी थी उसके ऊपर भी उन्होंने टेप लगाया। मतलब अब इवॉल्व हो रहा है, तो एफर्ट तो पूरी है। अब इस एफर्ट के अंदर भी कोई 0.0001% खिलवाड़ अगर हो जाए तो उसका भी शोध निकाला जाएगा, उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि हमें अपने सिस्टम में फेथ रखना चाहिए और हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश लगानी चाहिए। देखिए इलेक्शन सिस्टम है, आई विल नॉट से कि इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन इलेक्शन सिस्टम क्या आज से 30 साल पहले से आज कोई बूथ कैप्चर कर सकता है? नहीं कर सकता। आज से 30 साल पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी। अब ये नहीं है कि आज की डेट में हमारी इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट, नो इट इज नॉट परफेक्ट, बट इट इज अभी पैसे का बहुत, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज प्लेइंग अ रोल। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुद्दा रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको इम्प्रूव करो, मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। तो पूरी जो मूवमेंट है दैट इज टुवर्ड्स बेटरमेंट, दैट इज टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। और अगर इलेक्शंस फज हो रहे होते तो कौन हारता? अगर इलेक्शंस फजी होने होते तो फिर कोई नहीं हारता। जो जीतते वो जीतते ही जाते, जो हारते वो हारते ही जाते। चेंजेस हो रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, बहुत बहुत दिग्गजों के वोट कम हो जाते हैं। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द इलेक्शन सिस्टम। और अगर किसी देश में इलेक्शन सिस्टम ठीक चल रहा है, अगर किसी देश में उसकी जो UPSC है वो अच्छे कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर रही है, अगर उस देश के फौज में जो जवान जो भर्ती हो रहे हैं वो ठीक है, अगर उस देश के टीचर्स की सिलेक्शन ठीक हो रही है, अगर उस देश में डॉक्टर्स जो एडमिट हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, तो उस देश का फ्यूचर ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, प्रॉब्लम के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती, दुनिया में तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। पॉइंट इज कि एक मैं शब्द यूज करता हूँ, वी डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ डिफीट, वी हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ डिफीटिज्म। ये जो डिफीटिज्म की मेंटालिटी है उसमें गड़बड़, कभी हार कभी जीत तो होगी ही, कभी हार कभी जीत तो होगी। अब नीरज चोपड़ा को देखिए, हार गए ओलंपिक्स में, हार गए तो डजंट मैटर, वो कहते ठीक है हार गए, बिकॉज वही नीरज चोपड़ा जिसने क्वालिफाइंग राउंड्स में आउट परफॉर्म किया, वो नहीं कर पाए। तो वो डिफीटिज्म थोड़ी आई, उसमें डिफीट हो गई। विनेश फोगाट एक बार हो गया, फेलियर हो गया, बट दैट डजंट मीन कि वो ही हैज टू गिव अप। प्रॉब्लम इज ऑफ डिफीटिज्म, प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ डिफीट। विक्ट्री डिफीट हार जीत कभी आगे कभी पीछे तो चलता ही रहेगा, लेकिन डिफीटिज्म से हमें बचना। जब आप ये मान लेते हैं कि हम तो हारे हुए ही हैं, तब प्रॉब्लम है। और एक बार हार गए क्या प्रॉब्लम, तो जीत तो लगा रहेगा। इसे मुझे लगता है कि एक परिवार की तरह लेना चाहिए। जब परिवार में 4 बच्चे होते हैं तो माँ बाप उन बच्चों को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जो एक थोड़ा कमजोर होता है कि इसको पढ़ाई में नहीं, इसको बिजनेस में डालेंगे, इसको ये आता है, इसको ये करेंगे, बट वो परिवार को अच्छा देने की उम्मीद कभी छोड़ते नहीं। जो बेटर कर सकते हैं वो करते हैं। तो हमें परिवार की तरह ही देश को देखना चाहिए कि जहां जहां जो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि सब कुछ बाहर आ रहा है,
हाँ, लोग बोल रहे हैं, बोल पा रहे ये हैं। पॉइंट मनीषा जी मैंने कई बार कहा है कि अननेसेसरीली हम चाइना से घबराते रहते हैं। जी, हम उस देश से घबराते हैं जिसके बारे में सच्चाई हमें पता ही नहीं, क्योंकि जितनी जो समस्याएं हैं हमारे देश में, तो समस्याएं हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी समस्याएं हैं उनको थोड़ा एग्जैजरेट भी करते हैं, हमें मजा भी आता है, हमें बड़ा मजा आता है बताने में कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे भाई ठीक है, 10 चीजें गलत हैं, जो चीजें अच्छी हैं उनको भी तो काउंट कर लें। There are many good things that are happening in our yes, country. Many beautiful things are happening in our country. Many great things are happening in our country. We have to acknowledge that also, and we have to acknowledge that yes, there is scope for improvement. There is a lot of scope to improve. मैं 10 चीजें गिना सकता हूँ जो गलत है हमारे देश में, लेकिन उन 10 चीजें जो गलत है उनके साथ साथ 20 जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। सो वो जैसे गांधी जी कहते थे कि बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत कहिए। हम आज कहेंगे अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छी बातों को आगे बढ़ाइए, तो आपको अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखेंगी, अपने लोगों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखेंगी जो अच्छी होंगी और जिन्हें आप फॉलो करना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा भी देखो, बुरा भी देखो, दोनों देखो, और देखो कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर देखो कि जो बुरा है वो क्यों बुरा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल, और जो अच्छा है उसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैं इस विषय पे नहीं, आई डू नॉट एग्री कि हमें बुरा देखना ही नहीं, हमें बुरा देखना है, क्योंकि जो है उसी देखना है। क्योंकि और नहीं जो देखेंगे तो आसपास सुधारेंगे जो कैसे? हमारे आसपास है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं, और ये हर जगह है, ये हर हर जगह। जगह है। तो अगर मैं देखता हूँ कि चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या कहीं भी हो, हॉस्पिटल जाता हूँ, बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन सफाई ठीक नहीं है, तो आई मस्ट पॉइंट आउट कि देखिए आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ये चीजें और इम्प्रूव की जा सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये करें। सो हम जैसे कहते हैं और हमने किताबों में पढ़ा है कि हर इंसान के अंदर देव तत्व भी होता है, दानव तत्व भी होता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसे मुकर होने देते हैं और किसे तराशते हैं। इसी तरह हर समाज में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा है उसको आगे बढ़ाएं, बुरा है उसको कैसे सुधार सकते हैं, उस पर काम करें, तो हम अच्छे समाज की रचना और अच्छी बना पाएंगे। और जैसा कि आपने अभी सुना कि गलतियां तो होंगी और गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। एक सवाल जो मेरे पास जब मैंने कहा था कि मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि वो सुनते हैं कि जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो काफी सारा प्रेशर होता है ऊपर से जो आपको रोकता है। तो एक तो मैं ये ऊपर का प्रेशर समझना चाहूंगी, इसको रोका कैसे जाए, और दूसरा क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ कि आप सही काम नहीं कर पाए? ये जो प्रश्न है इनको हम 2 पार्ट्स में लेते हैं। बिल्कुल, अभी जब हम हॉकी का मैच देखते हैं, उसमें कामयाबी गोलकीपर की ये नहीं है कि कितने, कामयाबी गोलकीपर की है कि वो कितने गोल बचा पाया। हम जब पब्लिक सर्विस में जाते हैं तो पब्लिक सर्विस अनलाइक, देखिए जो मेन जो फर्क है जो एक आर्मी में और जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में और सिविल सर्विस में, जो एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जब जंग है तो जंग है, बड़ा क्लियर है कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा हितैषी कौन है। मुझे कारगिल जीतनी है, मुझे हाजीपीर तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे ये वाली पीक कैप्चर करनी है, डायरेक्शन बड़ी क्लियर है, एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना, बड़ा क्लियर है। तो आइडिया इज वेरी क्लियर कि मुझे ये अचीव करना है, और मैं उसके लिए पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी उसकी सपोर्ट में है, बिकॉज देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी। हमारे देश के बॉर्डर वायलेट नहीं होंगे, ये आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 का पहला प्रथम सिद्धांत है कि ये मेरा बॉर्डर है और इस बॉर्डर की रक्षा करूंगा। ड्यूटी ऑन टू डेथ बीएसएफ का लक्ष्य है कि ड्यूटी ऑन टू डेथ मैं लगूंगा, ये मेरा बॉर्डर है, इसको मैं पार नहीं करने दूंगा, मतलब इंटर नहीं करने दूंगा। इट्स माई वेरी क्लियर फाउंडेशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा क्लियर है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स मेरे ये होने चाहिए, मेरे को पिछले में ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये फॉलो करना है। अब जब पब्लिक लाइफ की बात आती है तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट है आइडियाज का कि मैं क्या करूं। जो लोग पॉलिटिकल्स जो उठ के आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में देखना हो, बिकॉज दे हैव टू बी री इलेक्टेड। उनका भी एक रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि अगर कोई प्रधान दोबारा जीत के ही नहीं आ पाया, या अगर कोई विधायक दोबारा जीत के नहीं आ सका, या कोई एमपी दोबारा जीत के नहीं आ सका, तो उसके अच्छे होने का क्या फायदा। वो उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं। उसके नजरिए में कई बार जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं उसके इलाके के लिए, या उसके गेन्स के लिए, या उसकी प्रोजेक्ट्स उसको अपने एरिया में चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालना स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। वो
एक शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं, बिकॉज उनको 5 साल के बाद फिर से इलेक्ट होना। जो अधिकारी हैं, मैंने 85 में ज्वाइन किया, मुझे पता था कि मुझे तो और अभी 36 साल की खेल खेलनी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ये तो मैराथन में है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्प्रिंट लगा रही है। अब स्प्रिंटर की स्ट्रैटेजी और मैराथन रेस की स्ट्रैटेजी स्वाभाविक तौर पे अलग अलग और उसमें कहीं पे बराबरी होगी, कहीं पे अलग होगी। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सिस्टम डिजाइन है, इसका मैं बताऊंगा कि इसमें सिस्टम में एक फ्लॉ है, और जैसे जैसे वो सिस्टम में फ्लॉ खत्म होता जाता है तो ये जो आगे जो डिफिकल्टीज थी वो अब आगे से बहुत कम हो गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 85 में, तो 87 में मैं सब डिविजनल ऑफिसर बन गया था, सब कलेक्टर, सब एसडीएम। तो हमारे पास तब जोहार रोजगार योजना होती थी, इंदिरा आवास योजना होती थी। तो उसमें क्या होता था कि एक गांव है तो आपको उस गांव के सबसे जो वीकेस्ट हैं, मतलब वीकेस्ट 100 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और आप 10 घर बना सकते हैं। अब उस गांव में 300 लोग गरीब हैं और उस गांव में 30 लोग हैं जो एलिजिबल हैं इंदिरा आवास योजना के लिए। तो वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, चॉइसेस विल हैव टू बी मेड। यस, जब वो चॉइस मेक करनी है तो नेचुरली जो पार्टी सत्ता में पावर होगी, में है, जो एमएलए वहां का इन्फ्लुएंशियल है, वो चाहेगा कि उसके सपोर्टर वो उसको लें, और जो दूसरे पार्टी के लोग होंगे वो चाहेंगे इसको ना मिले। अब इसका जो अभी जो सोल्यूशन आया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, हर एक को दो, गिव इट, नो एक्सक्लूजन शुड बी प्रोनाउंस। और आज की डेट में ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिला पंचायत को मैंडेट है कि आप हर एक को नौकरी देंगे। जो आपसे रोजगार चाहेगा आपको उसको रोजगार देना। इट डजंट मैटर वो बीजेपी से है, सीपीएम से है, तृणमूल कांग्रेस से है, निर्दलीय है, या जो भी है, या मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को मानता ही नहीं है, आपको हर एक को देना और आपके पास फंड्स हैं देने के। अब जो नई जो स्कीम बन रही है हमारी पीएमजेवाई, या जो स्वास्थ्य कार्ड जो बन रहा है, उसमें हर एक को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम कुछ तो स्ट्रक्चरल थी ना, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। जब आपने एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट हुई, जब स्केर्सिटी क्रिएट होती है तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं इसको करूं या उसको करूं। जब वो स्केर्सिटी नहीं रहती, और जो ये महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, या जो हमारा जो ये प्रधानमंत्री कार्ड जो स्वास्थ्य कार्ड है, इन सब से जो सोल्यूशंस जो आई हैं, इन्होंने बहुत हद तक करप्शन को, मतलब ऑलमोस्ट आई वुड से ऑलमोस्ट लीस्ट कर दिया है। लीस्ट कर दिया। अब जैसे पहले, अब जैसे चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, ये सब चीज़ों की वजह से जो एक एबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में, वो बहुत बेटर है आगे से। अब देखिए, आगे जब तक पुलिस के पास फोरेंसिक लैब्स नहीं थी, जब तक हमारे पास साइबर कंट्रोल सेल नहीं था, जब तक हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, तो बहुत हद तक मतलब मारपीट के कन्फेशन निकालते थे। अब मारपीट के कन्फेशन निकालना कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे अगर हर डिस्ट्रिक्ट में फोरेंसिक लैब्स हो जाएं, अगर सिस्टम्स बेटर सेट हो जाए, तो वो भी चीजों में सुधार आएगा। मैं जानना चाहूंगी कि आपके जिंदगी की कोई ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि डिसीजन मुश्किल हो रहा है पर मैंने वही लिया जो मैं चाहता था, या कहीं कोई ऐसा चैलेंज हो, या आपकी जर्नी में जो चैलेंज हो जहां से हम कुछ सीख पाए कि लोगों को कई बार ऐसे लगता है ना कि आप तो इतने बड़े पद पे रहे, आपकी जिंदगी तो कितनी आसान नहीं, रही ऐसा होगी। कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में चैलेंजेस ना आए। यस, चैलेंजेस हर स्टेज पे रहे। मैं एसडीएम था कालिम्पोंग में, तब चैलेंजेस थे। तब मतलब तब कुछ हादसे हुए थे एक हॉस्पिटल में, तो नर्स के साथ एक असॉल्ट हुआ था। उस समय ऑप्शन थी चुप रहने की या बोलने की, तो तब बड़ा क्लियर था। तब सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर आप बोलेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। इतना जो माहौल है इस समय, जेएनएलएफ की एजिटेशन चल रही है, इस माहौल में टू बी क्रिटिकल ऑफ द यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस विल नॉट बी गुड। और अगर आप ऐसा करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रमोशन ट्रैक है उसमें फर्क पड़ सकता है। तो मैंने इस पे सोचा, ये डिसीजंस इतने आसान नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा कि, तो सोचा इसके ऊपर बहुत दिन तक सोचा, लेकिन फिर मैंने ये तय किया कि शायद इसके बाद मैं अपनी कॉन्शियंस के साथ आई विल नॉट बी एबल टू लीड माई लाइफ। बिकॉज उस नर्स की माँ ने आके मुझे एक दिन फटकारा ऑफिस में। उसने कहा कि आप भगवान थोड़े ही। रियलाइज की, आई सेड ठीक है, आई विल राइट द रिपोर्ट, नोइंग फुली वेल कि उस रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरा काम पूरा मैंने किया। अपना काम पूरा कर दिया।
तो ऐसे कई इंसिडेंट्स आते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि सही काम करना बड़ा मुश्किल है, करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये कहना कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गई हो कभी, ऐसा भी बहुत कम हुआ है, ऐसा भी बहुत कम हुआ है। एक कुछ टेक्निक्स मैंने सीखी हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्लोजली काम करके भी उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक तो ये कि ये जो काम नहीं करना है उसको अगर नहीं करना तो ये मत कहो कि मुझे नहीं करना। आप अगर ट्रेंड ब्यूरोक्रेट हैं तो आप उसके 10 तरीके हैं वो काम नहीं करने के। मतलब ओपन कन्फ्रंटेशन में जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओपन कन्फ्रंटेशन का कोई लाभ नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपना गोल अचीव करना है या आपको ऑब्जेक्टिव है नाम कमाने का? इसके बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं। मुर्शिदाबाद में मैंने देखा कि बहुत सारे पुराने पेड़ जो थे वो कट रहे थे या उनको इंजेक्शन लगा के सुखाया जा रहा सुखाया जा रहा, जिसका पूरा रैकेट था और इस रैकेट में सब लोग इन्वॉल्व थे, मतलब टॉप टू बॉटम, सब मतलब लोग। सब तो मतलब काफी सब होते तो मैं भी इन्वॉल्व होता, तो सब नहीं, मतलब एक सेक्शन। तो मैंने सोचा कि इसका अब क्या किया जाए, तो फिर एक क्रिएटिव सोल्यूशन आया दिमाग में। हमने कहा कि ठीक है, हम ये उन दिनों में सीआरपीसी की 144 होती थी, उसमें बहुत सारी पावर्स थी डीएम के पास। तो मैंने कहा कि पहला तो ये कि लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने से पहले परमिशन मिलेगी। दूसरा मैंने ये कहा कि क्योंकि अभी जिला पंचायत में के स्कूलों में फर्नीचर का बड़ा अभाव है, तो जितने पेड़ सूखेंगे हमारे जिले में, उन सबका जिला पंचायत के स्कूलों में फर्नीचर बना दिया जाएगा और उसका जो एक रेट, जो भी रेट फॉरेस्ट वाले निर्धारित करेंगे वो हम जिला पंचायत से देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव था उस पेड़ को गिराने का, वो खत्म हो गया और आपने इसके साथ साथ स्कूलों में फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिया। अच्छे, मतलब जिला पंचायत के स्कूलों में इतना बढ़िया फर्नीचर आज तक नहीं आता। आपको जो भी सोल्यूशन है, यू विल हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन। ये कहना कि हम बंद कर दें तो होगा नहीं। जो चीज हो रही है, जो पेड़ ऑलरेडी सूखने के कगार में आ गए, उनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे आप कमर्शियल प्रॉफिट बंद कर दें, ये शायद आपकी कैपेसिटी में है। तो अगेन वही जो बात मैंने पहले की, ये नहीं कि आप हारे या जीते, ये कि आपने कितने गोल बचाए, स्मूथली कैसे निकल जाए आप, कितने गोल आपने बचाए। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि मेरे जिले में मेरे रहते हुए करप्शन नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। मतलब कई लोगों ने पैसे कमाए होंगे, लेकिन किस हद तक मैं उसको रोक पाया, किस हद तक मैं एक फेयर प्रशासन दे पाया, दैट इज द सक्सेस। आप टीचर हैं तो आपकी क्लास में अगर 30 विद्यार्थी हैं तो सब थोड़ी अच्छे अव्वल होंगे, लेकिन उन 30 में से कितने अच्छे हो पाए, कितनों को मैं कंप्लीट फेलियर से बचा पाया, दैट इज द सक्सेस। इट इज नॉट, नो सक्सेस कैन बी यूनिवर्सल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत ही शानदार बात आपने कही और सीधी आपकी सारी बातें वहीं आ जाती हैं कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी में क्या अच्छा कर सकता हूँ करनी है और और मैं किसी भी स्थिति में अपने सिस्टम को कैसे धीरे 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 कैसे सुधार सकता हूँ, ये बहुत जरूरी है। हम ये गाँव में हर साल करते हैं, हर साल हम देखते हैं कि पिछले साल क्या खामी हुई, क्या गलतियां रह गई, उसको अगले साल कैसे सुधारा जाए। ये हर व्यक्ति अगर करे तो शायद जिंदगी बेटर हो। नहीं, ऐसे ही बेटर होगी, शायद नहीं, मुझे लगता है यही एक रास्ता है कि हम और बेटर, और हम खुश भी होते जाएंगे ना फिर कि अरे देखिए ये हो गया, ये हो गया, और जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम भारत के लोग जब हम बात करते हैं तो आप आज हमारे लोगों के लिए या जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए क्या ऐसी 8-10 बातें बैक टू बैक कह पाएंगे कि ये करें और इसका रिजल्ट देखें? मैं कहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अव्वल तरीके से करें, जहां भी जो भी अगर आपकी आप जिम्मेदारी है। टीचर हैं तो आप सबसे बढ़िया टीचर बने, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो सबसे बढ़िया प्रिंसिपल बने, अगर आप डॉक्टर हैं तो सबसे बढ़िया डॉक्टर बने, अगर आप पुलिसमैन हैं तो सबसे बढ़िया पुलिसमैन बने। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम जिस भी विधा में हैं, जो भी कर रहे हैं, वी शुड बी द बेस्ट इन दैट। अगर मैं अब शास्त्री जी की बायोग्राफी लिख रहा हूं तो मुझे उनके ऊपर हर सोर्स ढूंढना है, हर चीज उनके बारे में जाननी है और उसको जितना हो सके, क्योंकि आपकी एक लिमिट है बायोग्राफी की, जितना मैं कर सकूं उतना करूं। अगर देश में, मैंने एक बार कहा था कि देखिए, देश को चलाने के लिए हमें साइंसदानों की जरूरत है, हमें माइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, हमें फार्मासिस्ट की भी जरूरत है, हमें सोल्जर की भी जरूरत है, हमें एक अच्छे सेलर की भी जरूरत है, एक अच्छी एयर होस्टेस की जरूरत है, एक अच्छे पायलट की जरूरत है, अच्छे ग्राउंड हैंडलर की जरूरत है, अच्छे सिग्नल मैन की जरूरत है। तो कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है?
कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट है? कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं कई बार अपने अधिकारों को, ये मत सोचो कि हम ही देश चला रहे हैं, मतलब कभी कभी हमें भी बड़ी बड़ी खुश फहमी होती है कि हम ही देश, अरे हम थोड़ी देश चला रहे हैं, हमारे साथ जो हमारी टीम में लोग सब देश चला रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें एक्सेलेंस इन ऑल दैट यू, अगर आज आप ये वीडियो बना रही हैं तो इट शुड बी द बेस्ट वीडियो। जो भी कर रहे हैं, आप अभ्यास मंडल चला रहे हैं तो उसमें बेस्ट होना चाहिए, हम जो भी करें उसमें हमें अव्वल होना चाहिए। दिस इज द ओनली मैसेज दैट आई एम। सबसे बढ़िया बात जो आज आप साथ लेके जा सकते हैं कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जो भी काम आपको मिला है, जो भी जिम्मेदारी आपको असाइन की गई है, उसको कितने बेहतर तरीके से करते हैं। नंबर 1, आपके अपनी बेहतरी के लिए भी, समाज की बेहतरी के लिए भी और परिवार की बेहतरी के लिए। दूसरा, अपने देश को बजाय ऐसे देखने के लिए कि दूसरे लोग चला रहे हैं और वो अच्छे से नहीं चला रहे हैं, ये मेरा देश, मेरा परिवार है। जैसे मैं अपने परिवार को बेहतर चलाने के लिए हर दिन मेहनत करता हूँ या करती हूँ, वैसे ही इस देश में क्या बेहतर कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकता है, वहां से आज अभी शुरुआत करें और तब आप गर्व से कह पाएंगे हम भारत के लोग। आज के कन्वर्सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकातें होती रहेगी, तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की बातचीत में यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर कोई ऐसा सवाल रह गया जिसका जवाब अभी आपको नहीं मिला है, हमें लिखिएगा जरूर। हम आपके सवाल को लेके फिर आपके पास आएंगे और आपसे वो जवाब लेके आपको उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। ऐसी ही किसी अच्छी और शानदार बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।